हम्म। जरा सोचिए, एक बहुत ही नाजुक सर्जरी चल रही है। ऑपरेशन थिएटर में तेज रोशनी है और सब कुछ एकदम हाईटेक लग रहा है। लेकिन सर्जन के हाथ में जो कैंची या फोर्सेप्स है ना, वो शायद किसी रोबोट ने नहीं बनाई है। बिल्कुल, वो किसी कारीगर ने आग में तपाकर अपने हाथों से बनाई होगी। हाँ, और आज के हमारे इस डीप डाइव का मुद्दा भी यही है। हमारे पास ग्लोबल सर्जिकल उपकरणों और स्पोर्ट्स सप्लाई चेन की कुछ बहुत ही शानदार रिपोर्ट्स हैं। हम कस्टम क्वालिटी और प्रोडक्शन स्पीड के इस ट्रेड ऑफ को डिकोड करने वाले हैं। और ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा कि 2026 के ग्लोबल मार्केट में जालंधर की पारंपरिक कारीगरी और चीन का ऑटोमेशन कैसे आमने सामने टकरा रहे हैं। एकदम सही। मतलब इसे आप एक हाथ से सिले हुए महंगे टेलर मेड सूट और आज के फास्ट फैशन के बीच की जंग मान सकते हैं। हाँ, ये एनालॉजी काफी सटीक है। देखिए, अगर हम जालंधर के बस्ती नौ या बस्ती शेख जैसे इलाकों के इतिहास को देखें ना, तो वहाँ लगभग 50 से 70 सालों से हैंड फोर्जिंग का दबदबा रहा है। हैंड फोर्जिंग मतलब धातु को गर्म करके हाथ से आकार देना, राइट? हाँ, बिल्कुल। ये एक पूरी पीढ़ी की विरासत है। पर यही मुझे थोड़ा संशय होता है। मतलब आज के दौर में जब मशीनें हर चीज को मिलीमीटर की सटीकता से बना सकती हैं, तो एक इंसान का हाथ सर्जिकल टूल को मशीन से बेहतर कैसे बना सकता है? आई मीन, मशीनें तो गलतियां नहीं करती। बात सिर्फ मिलीमीटर की सटीकता की नहीं है ना, बात है उस फील और ग्रिप की। जब कोई सर्जन ब्रेन सर्जरी या किसी बहुत बारीक नस का ऑपरेशन कर रहा होता है, तो औजार का बैलेंस हाथ में कैसा महसूस होता है, ये बहुत मायने रखता है। अच्छा, तो मतलब वो पर्सनल टच जरूरी है। मैंने सोर्स मटेरियल में पढ़ा था कि जालंधर के कारीगर 410 या 420 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करते हैं। सही पढ़ा आपने। इनमें कार्बन ज्यादा होता है, जिससे औजार की धार एकदम तेज रहती है। और हाँ, खून या पसीने से इनमें जंग भी नहीं लगता। और वो लोग इस पर एक खास सैटिन या मैट फिनिश भी तो देते हैं। बिल्कुल, वो इसलिए ताकि ऑपरेशन थिएटर की तेज लाइट्स औजारों से टकराकर सीधे सर्जन की आंखों पर रिफ्लेक्ट ना करें। ये बहुत बारीक डिटेल्स हैं जो मशीनें अक्सर मिस कर देती हैं। वाह, मतलब ये सिर्फ एक टूल नहीं है। इसके अलावा इन उपकरणों के पास आईएसओ और सीई सर्टिफिकेशंस भी होते हैं, जो इनकी ग्लोबल रिलायबिलिटी साबित करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सिंगल यूज नहीं होते, ये सालों साल चलते हैं। लेकिन हर जगह सालों साल चलने वाले औजारों की जरूरत तो नहीं होती ना। मान लीजिए दुनिया में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और रातों रात लाखों फोर्सेप्स चाहिए हों। एक कारीगर हथौड़ा लेकर इतने टूल्स तो नहीं बना सकता। यहीं पर फास्ट फैशन वाला मॉडल आता है। मतलब चीन की एंट्री होती है। उनका पूरा फोकस मुख्य रूप से डिस्पोजेबल उपकरणों पर है। मतलब वो मशीन वाला बल्क प्रोडक्शन। हाँ, वहाँ सीएनसी मशीनें काम करती हैं। बस कंप्यूटर में प्रोग्राम फीड किया और मशीन खुद ब खुद धातु काटकर दिन भर में हजारों एक जैसी कैंचियां बना देती है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ भी तो है। वो मशीनें मात्रा दे सकती हैं, कम कीमत दे सकती हैं, लेकिन जालंधर जैसी ग्रिप और वो मजबूती नहीं दे पाती। बिल्कुल। और चीन का मार्केट मुख्य रूप से इसी सिंगल यूज वॉल्यूम पर टिका है। एक बहुत ही गजब का पैटर्न रिपोर्ट्स में था। चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है, फिर भी वो अमेरिका और जर्मनी से हाई एंड रोबोटिक्स आयात करता है और भारत या पाकिस्तान से सेमी फिनिश्ड यानी आधे बने हुए औजार मंगवाता है। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। इसके पीछे सीधा सा इकोनॉमिक लॉजिक है, लेबर आर्बिट्राज का। धातु को पिघलाने और शुरुआती आकार देने का काम बहुत मेहनत और गंदगी वाला होता है। अच्छा, तो वो दक्षिण एशिया के सस्ते श्रम का फायदा उठाते हैं। हाँ, वो उन आधे बने औजारों को अपनी हाईटेक मशीनों में डालते हैं, फाइनल फिनिशिंग करते हैं, स्टैंप लगाते हैं और फिर महंगे दामों पर ग्लोबल मार्केट में बेच देते हैं। ये तो सप्लाई चेन का बहुत ही स्मार्ट यूज है। पर हमने अभी तक जालंधर की सिर्फ एक साइड देखी है। रिपोर्ट्स में बस्ती दानिशमंदा इलाके का भी जिक्र है, जो एक ग्लोबल स्पोर्ट्स हब है। बिल्कुल, और ये सियालकोट से आई बंटवारे के वक्त की विरासत है। यहाँ के एमएसएमईज आज भी वर्ल्ड कप की फुटबॉल और बेहतरीन क्रिकेट बैट बनाते हैं। पर 2026 के बाजार में तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है ना। चीन की सस्ती और मशीनों से मोल्ड की गई सिंथेटिक फुटबॉल्स ने मार्केट को बुरी तरह कैप्चर कर लिया। हाँ, तो अब सवाल सिर्फ उस हाथ की कारीगरी को बचाने का नहीं रह गया है, बल्कि मार्केट में सर्वाइव करने का भी है। तो जालंधर इस बदलते बाजार का सामना कैसे कर रहा है? बिना नई तकनीक के तो वो इस वॉल्यूम गेम में पक्का पीछे छूट जाएंगे। इसीलिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अब जालंधर भी ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहा है।
वे अपनी पारंपरिक कला में सीएनसी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब क्वालिटी और प्रोडक्शन स्पीड दोनों का मैच करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। 2026 में सर्वाइव करने का यही एक तरीका है। तो अगर देखा जाए तो ये पूरी लड़ाई सिर्फ कीमत की नहीं है, ये हमारे उद्देश्य का चुनाव है कि हमें डिस्पोजेबल वॉल्यूम चाहिए या ऐसी क्वालिटी है जो पीढ़ियों तक चले। सही कहा। और 2026 में जो इन दोनों का सही बैलेंस बना लेगा, वही इस मार्केट पर राज करेगा। इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक ख्याल अटक गया है। जिस तेजी से एआई और रोबोटिक्स एडवांस हो रहे हैं, क्या भविष्य में कभी ऐसा दिन आएगा जब मशीनें एक इंसान के हाथ के पर्सनल टच और फील की पूरी तरह से नकल कर पाएंगी? सोचने वाली बात है।